आपका, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं प्रहार। मोदी 3.0 में क्या क्या होने वाला है, मोदी थर्ड टर्म में देश के लिए क्या क्या करने वाले हैं, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या विजन है, इसकी पूरी डिटेल अभी संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दी है। आजकल का सबसे हॉट टॉपिक पेपर लीक पर भी राष्ट्रपति बोली। राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया कि पेपर लीक पर सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति से बचने की हिदायत भी दी गई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद कई बार संविधान पर हमले हुए, आपातकाल संविधान पर हमले का सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में गुलामी की मानसिकता को हटाने पर भी जोर दिया गया। महामहिम ने कहा कि सरकार गुलामी की मानसिकता हटाने का काम कर रही है और उसकी कोशिशों का असर दिख भी रहा है। राष्ट्रपति ने सीएए कानून को लेकर भी अभिभाषण में बात रखी। उन्होंने कहा कि अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी। नए कानून से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। तो बीते 10 साल में जो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं और आने वाले 5 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, उसका पूरा रोड मैप आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में नजर आया है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले मुद्दों पर सरकार का विजन क्या रहेगा, जो मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों पर सरकार का जवाब क्या रहेगा, ये सारी झलक आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिली है। नीट का मुद्दा जब राष्ट्रपति बोल रही थी उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से लगातार संसद में गुंजायमान किया जा रहा था। इस पर भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में साफ कर दिया कि निष्पक्षता से पेपर लीक की घटनाओं पर जांच सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ सीएए का जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून के तहत शरणार्थियों को सम्मान मिला है। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ब्रिटिश काल से चली आ रही गुलामी की मानसिकता को मोदी सरकार ने खत्म किया है। मोदी सरकार ने न्याय को प्राथमिकता दी है। नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा।
जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आज जो देश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तो ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया। लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा हुआ 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संविधान और बजट पर भी अपनी बात रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे
तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह अभिभाषण, जिसमें मोदी सरकार के 10 साल की क्या उपलब्धियां रही, आने वाले वक्त में सरकार क्या करेगी और इस वक्त सरकार क्या कर रही है, सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये सब कुछ राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में समाहित रहा। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सिंगोल को आगे आगे लेकर चला जा रहा था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चल रही थी जब उन्हें सदन के अंदर लाया गया और उसके बाद अब अभिभाषण खत्म करने के बाद सदन से बाहर निकलते हुए आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही होंगी और वही क्रम जैसा अंदर आने के वक्त आपने देखा था वही क्रम आपको फिर नजर आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उनके पीछे हैं और उनसे आगे हैं स्पीकर लोकसभा के ओम बिरला। तो ये क्रम जो है उसे आप देख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे किरण रिजिजू और सिंगोल जो अभी तक आगे आगे चल रहा था, अब जैसे ही सदन से बाहर निकल रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो सिंगोल अब यहां से हट चुका है। सिंगोल को लेकर हालांकि कई तरह की कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से कई तरीके के कटाक्ष किए गए, लेकिन सिंगोल क्या है और सिंगोल का महत्व क्या है ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया जाता रहा है। अभिभाषण खत्म होने के बाद अब राष्ट्रपति संसद से बाहर निकलती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से सलामी राष्ट्रपति को दी जाएगी। सलामी ग्रहण करेंगी। सलाम देंगे। सलूट मदद तक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी गई और अब यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद परिसर से बाहर निकलेंगी और राष्ट्रपति भवन की तरफ जो उनका काफिला है वो कूच करेगा अपने स्पेशल घुड़सवार दस्तों के साथ। राष्ट्रपति का ये काफिला आगे बढ़ेगा और जैसा रिसीव करने के लिए क्रम था, रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे गजद्वार पर और स्पीकर मौजूद थे, उपराष्ट्रपति मौजूद थे। अब एक बार फिर जब यहां से विदाई हो रही है यानी कि निकल रही हैं संसद परिसर से बाहर राष्ट्रपति, उस वक्त भी वैसा ही क्रम आपको नजर आएगा और यहां से अब सीधा जो काफिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो अब राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो आपने खास तस्वीरें आज देखी, भारत के गौरवमय इतिहास की तस्वीरें आपने देखी, भारत के मजबूत गणतंत्र लोकतंत्र की तस्वीरें आज आपने देखी और इस दौरान सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला जो दृश्य था वो सिंगोल को आगे आगे लेकर चला जाने वाला दृश्य था और इसी सिंगोल पर अब नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से सिंगोल विवाद को जीवित करने की कोशिश की जा रही है और यह काम किया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से सिंगोल को हटाने की मांग की। मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि सिंगोल का मतलब राजदंड यानी कि राजा का डंडा होता है, देश संविधान से चलेगा, राजा के डंडे से नहीं, इसीलिए संसद से सिंगोल को हटाया जाए। सपा सांसद ने मांग की है कि संसद से सिंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की प्रति लगाया जाए। वहीं सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि बीजेपी ने संसद में राजतंत्र के प्रतीक को रखा, सिंगोल बीजेपी का सिंबल है, किसी धर्म का नहीं, सदन में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा, गत 10 वर्षों में क्या कुछ तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, सिंगोल को लेकर जरूर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच सरकार का विजन क्या होगा, सरकार का रोड मैप क्या होगा, मोदी सरकार प्राथमिकता के साथ किन बिंदुओं पर काम करेगी, क्या बड़े फैसले लेगी, ये सब कुछ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में समाहित था। जो झलक है आने वाले भारत की, विकसित भारत की, वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में साफ तौर पर देखने को मिली। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर
इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन आइए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जहां एक तरफ विकसित भारत की बात कही जा रही है, जहां एक तरफ भारत को एक नए आयाम पर ले जाने की बात कही जा रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया, तो दूसरी तरफ अभी देश में राजनीति सेंगोल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सेंगोल पर समाजवादी पार्टी के सांसदों के बयान के बीच अब अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस बार शपथ लेते समय सेंगोल को प्रणाम नहीं किया, शायद उन्हें समझ में आ गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सेंगोल पर उनकी वही राय है जो पहले थी। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अखिलेश यादव संसद के पहले दिन से ही, संसद सत्र के पहले दिन से ही लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, हमलावर नजर आ रहे हैं और अपने ही अंदाज में कटाक्ष करते हुए सरकार पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सेंगोल पर उन्होंने अपने ही अंदाज में टिप्पणी की है और कहा है कि मेरी राय तो वही है। अगर आप लोगों को सेंगोल पर राय समझनी है तो वो ट्वीट निकाल कर देखिए, जो ट्वीट इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से सेंगोल को लेकर एक बार फिर टिप्पणी की गई है। आपको जानकारी दे दें कि जब सेंगोल को स्थापित किया गया था उस वक्त भी इसे लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। अखिलेश यादव ने 1 साल पहले सेंगोल पर क्या लिखा था उसे भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अखिलेश ने कहा था कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। ये बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के संसद में मांग है कि सेंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की प्रति लगाई जानी चाहिए। क्या कहा गया है सांसदों की तरफ से, सुनवाते हैं आपको। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी के सांसद अब ये मांग उठा रहे हैं और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और अब सांसद अखिलेश यादव भी। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पार्टी के सांसदों ने अगर ये कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। अब सेंगोल क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। 1947 में आजादी के बाद समारोह में इसका इस्तेमाल हुआ था। तमिलनाडु के शैव मठ की तरफ से इसका प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। पवित्र करके सेंगोल को नेहरू जी को सौंपा गया था क्योंकि उस वक्त जब आजादी के बाद सत्ता सौंपने की बात कही जा रही थी तो किसी ऐसे प्रतीक चिन्ह की तलाश की जा रही थी जो कि हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो। और तभी दक्षिण भारत से सेंगोल का जिक्र किया गया था। भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह सेंगोल को माना जाता है क्योंकि सेंगोल के ऊपरी भाग पर नंदी बने हुए हैं और अब इस सेंगोल के विवाद को एकाएक फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए, एक तरफ सेंगोल का जिक्र विपक्ष कर रहा है, सेंगोल के जरिए एक बार फिर विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र, अगर हम देखें तो आज राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में सब कुछ समाहित था। वो मुद्दे भी समाहित थे जिनको लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर होने की कोशिश करता है, मसलन पेपर लीक का मुद्दा। और बिल्कुल प्राची, इसमें दो चीज़ अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के संबोधन में वो ज़्यादा खास है बाकी चीज़ों की तुलना में, इस लिहाज से कि एक तो पहला आपने परीक्षा में पेपर लीक के मसले को बताया कि किस प्रकार से अगर राष्ट्रपति इस बात को बता रही हैं अपने अभिभाषण में कि
जो दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो समझा जा सकता है कि सरकार इस मसले को लेकर कितनी ज़्यादा सख्ती बरतने के मूड पे है और सरकार को ये समझ में आ रहा है कि ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। दूसरी चीज़ की जो आपने ध्यान दिया होगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बात उन्होंने कही, अगले 2 से 4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उसमें सरकार एक बड़ा फैसला करने वाली है और उसकी एक झलक आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिली, जब उन्होंने ये बताया कि ये किस प्रकार से देश को तोड़ने के वाले जो लोग हैं, चाहे देश के भीतर हों या फिर देश के बाहर हों, वो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का, और ये एक गंभीर खतरा है। तो सरकार के स्तर पे जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली थी, ऑलरेडी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, झूठ फैलाया जाता है, और उसे रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सेस, सोशल मीडिया का एक्सेस आज छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग सब तक है और उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। जो IT मिनिस्टर हैं, पिछले दिनों पिछली सरकार के दरमियान जब वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहाँ भी अधिकांश देश के जो IT मिनिस्टर थे वो इस चिंता को जता रहे थे कि कुछ न कुछ तो इसे करना होगा। अपने देश में इतना ज़रूर है कि जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि कोशिश ये होगी कि अपोजिशन को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाए और सभी इस बात को समझें कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है और उसके बाद उस कानून को बनाया जाएगा। सरकार ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, जिसे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया। इसके अलावा बाकी डेवलपमेंट्स को लेकर क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जो 3 करोड़ लखपति दीदी हैं उसके बारे में बताया जाना, समझा जा सकता है कि नारी शक्ति को लेके जो सरकार की योजना है वो किस प्रकार से आगे बढ़ने वाली है। वो भी एक ड्रीम मिशन के तौर पे केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है कि देश में 3 करोड़ ऐसी महिलाएं हों और उनको क्रिएट किया जाए जो कि लखपति हों, यानी कि कम से कम उनकी आय सालाना 1 लाख रुपए तो हो ही। प्राची, बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां सरकार का विजन, सरकार की रणनीति, सरकार का क्या प्रायोरिटीज हैं, ये सब कुछ देवेंद्र इस अभिभाषण से साफ हो जाता है, तो दूसरी तरफ जिस आपातकाल का जिक्र लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसका भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार की लाइन और लेंथ आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही है। विपक्ष अगर हमला बोलेगा संविधान को लेकर तो सरकार कैसे अटैक करेगी, वो भी साफ नजर आता है। बिल्कुल प्राची, नैरेटिव को लेकर उसमें सरकार कतई भी डिफेंसिव मोड में किसी लेवल पे नहीं होगी, चाहे लोकतंत्र की बात कर लें, संविधान की बात कर लें, या यहाँ तक कि सेंगोल का जो विवाद आज फिर से छेड़ा गया है। सेंगोल पर बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सैम प्रीतोदा ने जिस प्रकार से दक्षिण भारत के लोगों की अफ्रीका से तुलना की थी, तो वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि किस प्रकार से दक्षिण भारतीय कल्चर को कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन के जो लोग हैं वो कैसा नज़रिया रखते हैं, और उस विवाद को वो उससे जोड़ रहे हैं बीजेपी के नेता। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जो अधिमान हैं, यानी कि सेंगोल की स्थापना जिन पुरोहितों ने की थी, वो सब बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और उनके लिए भी रेस्पेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है अपोजिशन के नेताओं के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के द्वारा भी उसी आक्रामक तरीके से कही जाएंगी। अपोजिशन जिस प्रकार का अटैक कर रहा है नैरेटिव को लेकर, वहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता कि चाहे लोकतंत्र के मसले की बात कर लें, संविधान के मसले की बात कर लें, सेंगोल के मसले की बात कर लें, या किसी और नैरेटिव की बात कर लें, वहाँ पर बीजेपी कतई थोड़ा भी डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। हाँ, डेवलपमेंट का एक विजन जरूर ये दिखाया गया, जिसमें आपने देखा कि नॉर्थ साउथ में किस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर की बात कर लें, बुलेट ट्रेन की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, ईस्ट इंडिया वाले पार्ट में, तो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि जो समग्र भारत के विकास की परिकल्पना केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं वो कर भी रहे हैं, ऐसा राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा बताया गया। बिल्कुल, देखिए डेवलपमेंट को लेकर क्या प्राथमिकता है सरकार की, ये साफ कर दिया गया है और सरकार अब किसी भी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ेगी, ये भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है। शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अब आइए आपको बताते हैं परंपरा क्या है, आपको ये जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की जो शुरुआत है वो दरअसल कैसे हुई। तो देखिए 16वीं सदी से ब्रिटेन की संसद को वहां के किंग या क्वीन संबोधित कर रहे हैं। देश में आजादी से पहले वाइसराय या गवर्नर जनरल सदन को संबोधित किया करते थे। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा भी वहीं से आई है और इसीलिए परंपरा साल दर साल आपको निभाते हुए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नजर आते होंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण संवैधानिक जरूरत के तौर पर देखा जाता है। अभिभाषण के बिना सत्र की शुरुआत नहीं हो सकती है। सत्र के पहले बजट सत्र में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है साल के पहले, उसमें भी जरूर देखा जाता है। पहले हर संसद सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन होता था, बाद में इसको लेकर संविधान में संशोधन हुआ। अब चुनाव के बाद और साल के पहले सत्र में संबोधन राष्ट्रपति का देखने को मिलता है और इसी से सत्र की शुरुआत मानी जाती है।
वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको अयोध्या से आई तस्वीर दिखाएंगे। पहली ही बारिश में अयोध्या कैसे हो गई पानी पानी, रामनगरी में राम मंदिर की छत टपकने का सच क्या है, खबर पर प्रहार में होगी बात दोपहर 12:30 बजे।